जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, आप लोग ठीक हैं? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट इन केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्कस किया था। आज हम शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और उनकी एनर्जी को डिस्कस करेंगे और यही हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, फीलिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं, हम लोगों ने कहा कि एस पी डी और एफ जो हमारे पास जिनका सिंगल न्यूक्लियस के साथ जो हमारे पास अगर वो रखते हैं तो उनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल का नेम देते हैं। ऑर्बिटल की अगर हम शेप की बात करें तो एस की जो शेप है, एस ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है। उसकी शेप जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिकल, और ये न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कल की फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इस तरह हमारे पास 1s की स्ट्रक्चर जो हमने देखी, इस तरह अगर 2s है तो उसकी शेप भी बिल्कुल सिमेट्रिकल और न्यूक्लियस के वो सराउंड क्या होगा, लेकिन 1s का और 2s में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ साइज का डिफरेंस होगा कि साइज ऑफ 2s इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 1s। दूसरे अगर मैंने यहाँ पर आप लोगों को जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर जब मैंने आपको साई समझा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि साई की वैल्यू एक पॉजिटिव होती है जहां पर क्रस्ट होता है, साई की वैल्यू नेगेटिव होगी जहां पर ट्रफ होगा, और साई की वैल्यू 0 उन वाले एरिया पर होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बिल्कुल क्या होते हैं, 0 होते हैं। उनको हम लोग नेम जो देते थे वो हम लोग नाम देते थे उनको नोडल प्लेन्स का या नोड पॉइंट का नाम देते थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा 1s हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा 1s और ये हमारा क्या है 2s है। तो 1s जो हमारे पास ऑर्बिटल है, दीज ऑर्बिटल जो हमारे पास है, दिस आर द इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड 2s। ये 2s और न्यूक्लियस के क्या आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। तो जो 2s हमारे पास है उसमें ये वाला जो एरिया है जहां पर इस वाले एरिया पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास नोडल प्लेन्स रखता है, उसके अंदर नोड पॉइंट होते हैं। तो 2s के अंदर नोडल प्लेन्स का मतलब ये होता है कि उसमें वो वाला 2s जो 1s और 2s के दरमियान वाला जो एरिया आ रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 हैं, इसलिए उनको हम नाम दे रहे हैं नोडल प्लेन्स का। किसका नाम दे रहे हैं जी, नोडल प्लेन्स का। नेक्स्ट अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में हमने कहा था कि उनकी डम्ब बेल शेप होती है, यानी कि उसमें 2 लोब्स होते हैं और 2 लोब्स में हमारे पास जो कि न्यूक्लियस के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। यानी कि हमारे पास ये दरमियान में अगर न्यूक्लियस है तो उसके ये और ये हमारे पास उसके ऑपोजिट क्या होंगे, 2 लोब्स होंगे। ये जो px py और pz जो होते हैं, दीज आर द जो हम लोग कहते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल के नेम, मतलब ये इनकी एनर्जी सेम होती है, सिर्फ इनकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एनर्जी सेम होने की वजह से इनको हम जो नेम देते हैं वो हम नेम देते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल का। यहाँ पर मैंने बताया कि पी जो ऑर्बिटल हैं उनके 2 लॉब्स होते हैं जो कि हमारे पास ऑपोजिट होते हैं न्यूक्लियस के। फिर मैंने बताया कि इन बिटवीन जो लॉब्स जो होता है, इन लॉब्स के दरमियान में न्यूक्लियस के यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो चांसेस होते हैं वो 0 होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो होता है हमारे पास इस पी के अंदर भी नोडल प्लेन या हमारे पास नोड पॉइंट क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फिर मैंने लिखा है कि जो तमाम के तमाम जो पी ऑर्बिटल हैं ये सारों की एनर्जी सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है, और तमाम के तमाम पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अगर बात करें फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल की, कि किस तरह से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास इसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो डिस्कस करने पड़ते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ऑफ बाउ का मतलब कहना ये था कि अगर हमारे पास डिफरेंट और एनर्जी वाले ऑर्बिटल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे यहाँ पर मैंने ये बुक में एक डायग्राम बनी हुई है कि यहाँ पर 1s 2s 2p इस तरह हमारे पास डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल हैं। ये जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिफरेंट ऑर्बिटल वाले अगर हमारे पास एनर्जी वाले अगर ऑर्बिटल पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो सबसे स्टेबल होगा। जिसकी एनर्जी कम होती है वो चीजें क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो ऑफ बाउ का यही कहना था कि ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फर्स्ट उसमें जाएंगे विच हैव लो जिनकी एनर्जी होगी या मोर स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर एक और बात आती है n+l रूल।
तो ये वही बात है n+l रूल। यहाँ पर n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और l जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 2s और 2p की एनर्जी का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 2 जो है वो n की वैल्यू है और s एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए l की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास इसका आंसर का आया 2 है। अगर हमारे पास हम 2p की एनर्जी देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 और l की जो वैल्यू होती है वो p के लिए 1 होती है, तो इसकी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 2, इसका आंसर 3। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी n+l की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब पहले 2s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2p में जाएंगे। फिर अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है कि n+l की वैल्यू 2 ऑर्बिटल के लिए सेम आ रही होती है, तो फिर किस में जाएगा, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में भेजते हैं जिसकी n की वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। जैसे हमारे पास 4s है और 3p को अगर मैं कंपेयर करूं तो 4 n की वैल्यू 4 है, s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इसका आंसर क्या आया, 4 आया। यहाँ पर n की वैल्यू इसमें क्या है, 3 है और p की जो वैल्यू l के लिए होती है वो 1 होती है, इसका आंसर भी क्या है, 4 है। दोनों की n+l की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखें किसका कंपैरिजन हो रहा है, 4s एंड 3p का। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में भेजेंगे जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और n की वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो ये वही हमारे पास बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी लेवल के एनर्जी के हिसाब से इन ऑर्बिटल को हमने अरेंज किया हुआ है कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। क्यों, यहाँ पर 1 से मुराद ये हमारे पास शेल को बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट शेल है और s जो है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि उसकी सिमेट्रिकल होने की वजह से शेप, उसके ऊपर न्यूक्लियस की डायरेक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी। उसके बाद 1s के बाद जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो होती है 2s की। 1s और 2s की सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस होता है और इनकी शेप जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। 2s के बाद जो हमारे पास एनर्जी जिनकी ज्यादा होती है वो 3 ऑर्बिटल होते हैं जो कि p ऑर्बिटल होते हैं, जिनकी एनर्जी आपस में यानी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उनकी एनर्जी सेम होगी, इसलिए हम इनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं, यानी कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, इस 2p के अंदर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसके बाद 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद 4s और 3d की अगर हम बात करें तो 4s और 3d की एनर्जी जो होती है वो आपस में तकरीबन ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल। दिन में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। इस बात को हमने यहाँ पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश की है। जैसे अगर हम कॉपर की आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि इसमें अगर हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में और फिर किस में जाते हैं, 3d में जाते हैं। हम लोग जब लास्ट में देखते तो यहाँ पर 4s2 है और 3d 9 है। अब ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल जो है या कोई भी एटम जो है वो तब स्टेबल होता है जब या तो वो हाफ फिल्ड हो या फिर वो फुल फिल्ड हो। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ फिल्ड में अगर हम s की बात करें तो उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर किसमें होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अगर हम p की बात करें तो या उसमें 3 होने चाहिए या उसमें 6 होने चाहिए। अगर हम d की बात करें तो या उसमें 5 हो या उसमें क्या हो जी, 10 हो, तब जाके वो हमारे पास क्या होते हैं, एटम स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3d 9 आ रहा है। इसका मतलब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। इसके अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका मतलब ये होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्योंकि इनमें एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, 4s क्या करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे के हाफ फील्ड हो जाता है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाने से ये क्या हो जाता है, फुल फील्ड हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी का गैप बहुत ही क्या है, कम होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये इसकी एक्चुअल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें 4s से 1 इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, 3d में चला जाता है। तो ये आपको समझ आ गया कि किस तरह से ये डायग्राम बनाने का मकसद क्या था उनका। डायग्राम बनाने के मतलब ये उनकी एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल को क्या कर रही है, बता रही है। ऑल्सो कि ये आपको समझ आ गया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो हमें क्या जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमारे पास किसी अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी ऑल 4 क्वांटम नंबर के लिए जो वैल्यूज होंगी वो सेम नहीं होंगी, ठीक है। या जो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कैन नॉट जो एग्जिस्ट इन सेम स्पिन, वो एक स्पिन के साथ वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
two electrons, no two electrons in same orbital can have same value of all four quantum number. कि एक हमारे पास ऑर्बिटल के अंदर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैल्यू जो है वो तमाम के तमाम क्वांटम नंबर जो है उनकी वैल्यू वो सेम नहीं होगी। या हम ये कह सकते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल हैव ऑपोजिट स्पिन, यानी कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनकी जो हमारे पास स्पिन है वो हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट स्पिन के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, सेम स्पिन के साथ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसको हम किस तरह समझते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास फोर क्वांटम नंबर होते हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसके बाद हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर है। तो मैंने एग्जांपल एक ली है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहते हैं 2s2, यानी कि 2s के अंदर, और s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2s के अंदर हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास है और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है, इनकी हम वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 है, ये हमें 2 होगी। इसके लिए भी क्या है, इनकी वैल्यू 2 है, वो भी क्या है, 2 है। ये s के अंदर पड़े हैं तो उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू s के लिए क्या होगी, 0 है, इसके लिए भी क्या है, 0 है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए s की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, यहाँ पर भी 0 है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पिन में देखें तो हमने देखा कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है कि उसका बिहेवियर क्या है ऑर्बिटल के अंदर, कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से वो स्पिन कर रहा है, इधर क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो हम अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है +1/2 और इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है -1/2। यहाँ पर ये प्लस और माइनस ये शो कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज में मूव कर रहा होगा, यानी घड़ी की सीमा में मूव कर रहा होगा, और ये किस में मूव कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आके इनकी वैल्यू जो है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। इसका मतलब ये है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। तमाम के तमाम क्वांटम नंबर के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है एक सेम ऑर्बिटल के अंदर वो सेम नहीं होगी। जब कोई दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी, यानी वो पेयर फॉर्म के अंदर है, उन्होंने आपस में पेयर बनाया हुआ है। होप ये आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास है हुंस रूल। हुंस रूल ये कहता था कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही हाइट के ऊपर हमारे पास और एक ही जगह के पर हमारे पास 3 रूम्स हैं और 3 बंदे हैं, तो वो क्या कहता है, हुंस रूल ये कहता था कि वो क्या करेंगे, वो 3 बंदे वो एक ही हमारे पास कमरे की बजाय रहने के बजाय वो क्या करेंगे, क्योंकि सेम जगह पे हैं, सेम हाइट पे हैं, सेम हर एक में फैसिलिटीज हैं, तो वो क्या करेंगे, वो 3 अलग-अलग रहना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। तो हुंस रूल ने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए उसके पास डिफरेंट एनर्जीज की हमारे पास जो हमारे पास ऑर्बिटल पड़े हैं, तो वो क्या करेगा, डीजनरेटेड ऑर्बिटल पड़े हैं, अगर सेम ऑर्बिटल वाले यानी कि सेम एनर्जी वाले हमारे पास, हुंस रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास डीजनरेटेड ऑर्बिटल यानी कि सेम एनर्जी वाले हमारे पास ऑर्बिटल मौजूद हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो अलग-अलग रहना पसंद करेंगे विद सेम स्पिन के साथ, रेदर देन के वो क्या करें, ऑपोजिट स्पिन के साथ रहें और एक ही ऑर्बिटल के अंदर रहें। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब 1s में मतलब इसमें अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2s का मतलब इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और 2p का मतलब क्या है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं होंगे कि वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें जाए और तीसरा क्या जाए, इसमें जाए, नहीं। वो क्या करेंगे, हमने कहा कि इफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल आर अवेलेबल, सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल अवेलेबल है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इट विल ऑक्यूपाई सेपरेट ऑर्बिटल, ये क्या रहेंगे, सेपरेट रहना पसंद करेंगे विद सेम स्पिन और एक जैसी स्पिन के साथ, रेदर देन कि वो क्या करें, ऑपोजिट स्पिन के साथ रहें और एक ही ऑर्बिटल में रहें। ये हमें कहता था हमारा हुंस रूल कहता है। उसके बाद हुंस रूल भी यही बताया था, हुंस रूल ने भी यही कहा था कि हमारे पास किसी ऑर्बिटल के अंदर जो हमारे पास किसी वैलेंस शेल में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं, अनपेयर मतलब जिस तरह ये हमारे पास इसके अंदर पेयर नहीं बने हुए, इसके अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में देखें तो यहाँ पर कितने अनपेयर आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। जितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जिस तरह इस केस में नाइट्रोजन में 3 हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा।
नाइट्रोजन की तरह बात करें तो नाइट्रोजन क्या होगा, ट्राईवेलेंट होगा। ट्राईवेलेंट का मतलब है उसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 है। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन में 1s1 यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी अनपेयर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जो होगा वो हमारा क्या होगा, मोनोवेलेंट होगा। वो क्या होगा जी, मोनोवेलेंट होगा। इस तरह अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं तो वो 1s2 है, 2s2 है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4, क्योंकि उसमें 8 एटॉमिक नंबर है, 2 2 4 एंड 4। तो यहाँ पर क्या होगा, वो 4 पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा पहला, दूसरा इसमें जाएगा, तीसरा इसमें जाएगा। अब चौथे के लिए जो है उसके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो किस में आएगा, फिर इसमें आएगा। तो इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे, 2। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन हमारा है वो क्या है, डाईवेलेंट है। बट इस क्वांटम थ्योरी भी यही कह रही थी, मॉडर्न थ्योरीज भी यही कहती हैं कि वैलेंसी जो होती है वो किसी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में या अनवैलेंस शेल में जितने अनपेयर होते हैं, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। क्वांटम थ्योरी भी यही कह रही है, हुन जरूर भी यही कह रहा है। लेकिन अगर हम कार्बन को देखें, तो कार्बन की यहाँ पर मैं अगेन अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँ तो वहां पर 1s2 2s2 और 2p में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 2p में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करूँ, 1s2 और 2s2 और 2p में ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर फिल करूँ, तो यहाँ पर कार्बन की जो हमारे पास वैलेंसी है वो क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए। यानी कार्बन को होना चाहिए था डाईवेलेंट होना चाहिए। कार्बन जो है वो क्या होना चाहिए, डाईवेलेंट होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको देखा गया तो कार्बन जब भी किसी के साथ बॉन्ड बना रहा था, जैसे CH4 में देखें तो यहाँ पर क्या करता है, वो 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी वैलेंसी क्या थी, वो डाईवेलेंट नहीं है बल्कि वो क्या है, टेट्रावेलेंट है। तो कार्बन जो है उसकी टेट्रावेलेंट होने की रीजन क्या है, इसी को ही हमारी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत हमें क्यों आई, तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी जरूरत ही यही थी कि वो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए वो क्या आई थी। उसने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन फिर क्या करता है, यहाँ से एक्साइट करके 2s से वो किस में चला जाता है, 2p में चला जाता है। इस तरह इसकी जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इसके लिए हमें थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी हम जब देते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी बैंडिंग एनर्जी को, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर के दरमियान की जो एनर्जी होती है उसको वो ब्रेक करके वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्साइट करवा देता है। अब कितने इसमें अनपेयर होगा, 1 2 3 एंड 4। इसकी मतलब इसकी फिर कार्बन जो होगा वो कौन सा शो कर रहा है, टेट्रावेलेंट को शो कर रहा है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर के कार्बन की टेट्रावेलेंसी को जो एक्सप्लेन करती है। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ना है वो हमने बात करनी है कि जिस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है।